नमस्ते। आत्मा की यात्रा की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फूल की क्या खासियत होती है? क्या विशेषता है फूल की? फूल अपने आप में तो सुंदर होता ही है, लेकिन वो जहाँ भी होता है, पेड़ पर, घर पर, उस जगह की भी सुंदरता बढ़ा देता है। वैसे ही हमारे पिरामिड मास्टर्स हैं, वो जहाँ भी जाते हैं उस जगह की सुंदरता बढ़ा देते हैं। आज हमारे बीच हैं कोलकाता की मास्टर रिंकू गुप्ता जी। रिंकू गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा मन आभार से भरा हुआ है कि आप यहाँ आए। आपका स्वागत है मैम। रिंकू जी, हम जानना चाहेंगे आपका ये सफ़र। ध्यान के पहले कौन थी रिंकू गुप्ता? मेरा ये सफ़र शुरू हुआ 2008 में। 2008 से पहले ये रिंकू गुप्ता जो आज आप देख रहे हो, ये नहीं थी। बिल्कुल एकदम भिन्न, जिस तरह से हम कहते हैं ना, एकदम टिपिकल हाउसवाइफ, मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती है। बच्चे, एक अच्छी बीवी बनने की कोशिश में, एक अच्छी माँ बनने की कोशिश में, एक अच्छी बहू बनने की कोशिश में लगी हुई थी। समाज में अपनी एक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश में लगी हुई थी। इन सभी चीज़ों में मैं खोई हुई थी। जब अचानक 2008 में मेरे पति को डिप्रेशन हुई, कोई फिनेंशियल एक बहुत बड़ा उनको धक्का लगा, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए। मेरी मम्मी ऑलरेडी सत्संग में थी, बहुत सालों से वो सत्संग ज्वाइन कर रखा था उन्होंने। काफ़ी आध्यात्मिक थी, रिलीजियस भी थी वो काफ़ी। उन्होंने जब मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में गए तो उस समय मेरे अंदर एक प्रश्न उठा कि क्या है, क्या हो रहा है आखिर ये। बहुत सवाल मेरे अंदर उमड़ने लग गए थे उस समय कि क्या एक हमारा जीवन सिर्फ यही है कि बच्चे पैदा करो, शादी करो, घर देखो, उसके बाद इतने सारे दुख जीवन में एक के बाद एक कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते ही जा रहे हैं। क्या है ये सब आखिर, क्यों होता है ये सब? इस तरह से बहुत सारे मेरे अंदर सवाल उठ खड़े हुए थे कि मैं मेरे पति को किस तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकती हूँ, क्योंकि हमारे फैमिली में मेरे पति ही इकलौते पुत्र हैं अपने माँ बाप के, और पूरी फैमिली की जिम्मेदारी उन पर ही है। और मैंने कमाने के लिए भी सिर्फ वो अकेले ही कमाते थे, तो पूरी फैमिली का खर्चा उन पे ही निर्भर था। तो अचानक से जो ये धक्का लगा बहुत बड़ा, फिनेंशियल प्लस उनको डिप्रेशन, तो फिनेंशियल एक जो धक्का लगा वो तो हम सहन कर सकते थे, बट जब मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए वो हमारे लिए सहन के बाहर हो गया। खासकर मेरे लिए, मैं बिल्कुल टूट गई थी उस समय कि आखिर ये क्या हुआ है, कैसे मैं अपने हस्बैंड को बाहर निकालूं। फिर इतने में मेरी मम्मी बोली कि डॉक्टर को दिखाओ, कुछ भी करो, देखो। और हमारी फैमिली में क्या था कि मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को देखा हुआ है, मेरे ब्रदर इन लॉ को देखा हुआ है डिप्रेशन में ऑलरेडी पहले से ही। तो देखा कि वो जीवन भर बचपन से ही वो दवाइयाँ खा रहे थे, उनकी दवाइयाँ बंद ही नहीं होती थी, बल्कि हालत और बिगड़ती चली जाती थी। तो मेरे अंदर बिल्कुल भी डॉक्टर को दिखाने का तो आया ही नहीं कि मैं डॉक्टर को दिखाऊं मेरे हस्बैंड को। मैंने बोला कोई और रास्ता होगा, डॉक्टर को मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने देखा है इसे हालत बिगड़ती ही जा रही है दवाइयाँ खाने से, कोई सुधार नहीं है। जब कोई सुधार ही नहीं तो इससे बेटर है फिर ऐसे ही रहें। तो मेरी फिर मम्मी ने कहा कि एक काम करो, कुछ ब्रह्मचारी आने वाले हैं तो इनको ध्यान कराओ, क्योंकि अगर दवाई नहीं लेनी है तो फिर ध्यान ही एक रास्ता है जिससे हम डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। तो मैं मेरे हस्बैंड को लेकर गई ध्यान कराने के लिए वहाँ पर। जब ब्रह्मचारीज आए कैलकाटा में, हम वहाँ पहुँचे, हम लोग अंदर गए, ध्यान स्टार्ट होने ही वाला था। 5 मिनट 10 मिनट उन्होंने बताया, कुछ अपना स्पीच दिया, प्रवचन दिया। फिर हम ध्यान में बैठे।
तो मेरे हस्बैंड ध्यान में बैठ नहीं पाए। इतनी ज़्यादा उनको रेस्टलेसनेस हो रही थी कि वो बाहर आ गए और मैं ध्यान में बैठ गई। पूरे रूम की लाइट स्विच ऑफ कर दी गई थी और जब हमें ध्यान में लेकर जाया गया तो एक ऐसी गहरी अवस्था में मैं ध्यान में पहुंच गई। मुझे लगा कि ये क्या है, ये इतनी शांति, इतना सुकून। मुझे लगा कि मैं अपने घर पहुंच गई हूँ। मुझे ऐसी अंदर से आवाज़ आई, तुझे इसी की तो खोज थी, आज तेरी वो खोज पूरी हो गई। मुझे लगा कि मेरे लिए मैं यहाँ आई हूँ, मेरे हस्बैंड के लिए नहीं आई। मेरे लिए मुझे यहाँ लाया गया, अपने लिए, मेरे अपने लिए मैं यहाँ आई हूँ और मुझे बुलाया गया यहाँ मेरे लिए। फिर उस दिन के बाद से मैं ध्यान करने लगी। मैंने उनसे बात की कि इसको सीखने का क्या तरीका है। तो मैं शिविर ज्वाइन कर लिया, मैंने ध्यान सीखा और रेगुलरली एवरीडे में नियमित ध्यान अभ्यास करने लगी। और मेरे हस्बैंड नहीं किए, लेकिन मैंने फिर फोकस नहीं किया उन पे। ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ कि ध्यान मैं अभ्यास करने लग गई रोज़ और धीरे धीरे मेरे हस्बैंड भी यहाँ ठीक होते चले गए। फिर मैं उनको डॉक्टर को भी दिखाई, तो 1 महीने की दवाई उन्होंने लिखी थी और 1 महीने के बाद मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो गए। फिर उनको आगे दवाई लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। नहीं तो मैंने देखा है मेरी फैमिली में मेरे सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ को जो अभी तक दवाइयाँ खा रहे हैं और उनकी हालत में कोई सुधार नहीं। लेकिन मेरे हस्बैंड विद इन 1 मंथ वो चाहे मुझे नहीं पता कैसे हुआ वो, लेकिन वो बिल्कुल ठीक हो गए थे, डिप्रेशन से बिल्कुल बाहर आ गए थे। तो इस तरह से ध्यान का सिलसिला जारी रहा मेरा और मेरे ध्यान की यात्रा शुरू हो गई, एक आत्मा की यात्रा शुरू हो गई। और तब से लेकर आज तक मैंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी दिन भी मेरा ध्यान मिस हुआ हो। तो आप जो ध्यान कर रही थी उसके बाद आपने आनापानसती ध्यान आप कैसे सीखे? 2008 में मैंने अपनी ध्यान की यात्रा शुरू की। फिर 2010 में जिस संस्था से मैं जुड़ी थी वहाँ पर कुछ एक ऐसा हुआ कि वो संस्था ख़त्म हो गई थी। उस संस्था के जो मेंटर थे उन्होंने उसको डिसॉल्व कर दिया था, उस संस्था को। उसके बाद फिर मुझे एक प्रश्न उठा अंदर में कि ये सब क्या है। और मैं इतनी ज़्यादा जुड़ गई थी संस्था से, मैं असिस्ट करती थी वहाँ, मैं सेवा करती थी, वॉलंटियरिंग, सब जो भी हम लोग काम करते थे वहाँ पर। तो एक लगाव सा हो गया था, एक अपनापन सा, घर सा एक लगाव था। लेकिन फिर अंदर में वो जैसे ही वो संस्था डिसॉल्व हुआ, उस संस्था को ख़त्म कर दिया गया, तो उसके बाद मेरे अंदर क्वेश्चन आने लगे, अब इसके बाद क्या? अब मैं कहाँ जाऊँगी? अब क्या करूँगी? क्या अब यही अंत है जीवन का? इसके बाद वापस घर, वही कहानी पुरानी? बहुत सारे फिर अंदर में फिर एक बोलते हैं ना, एक मंथन स्टार्ट होने लग गया। ध्यान में अपना छोड़ती नहीं थी, ध्यान रेगुलर करती थी। फिर जैसे ही एक दिन अचानक फिर एक खबर आई मेरी मम्मी से कि कलकत्ता में एक स्वामी आने वाले हैं, हैदराबाद से हैं, वो ऑर्गेनाइज किया गया है, उनको स्पेशली इनवाइट किया गया है ध्यान कराने के लिए, तो तुम आ जाना। तो मेरी मम्मी जब भी मुझे कहती थी तो मैं ज़रूर उनकी बात सुनती थी, क्योंकि मेरी ध्यान की यात्रा, मेरी आत्मा की यात्रा अगर स्टार्ट हुई है तो उन्हीं के द्वारा हुई है। तो मैं पहुंच गई सॉल्ट लेक में, मेरी मम्मी के फ्रेंड के घर पर ही आयोजित किया गया था। तो जैसे मैं पहुंची वहाँ पर हमने देखा, हम थोड़ी सी लेट से पहुँचे थे तो ऑलरेडी ध्यान स्टार्ट हो चुका था। सर बांसुरी बजा रहे थे, बैठे थे सोफ़ा पर बांसुरी बजाते हुए और सब ध्यान में बैठे हुए थे। हम भी जाके चुपके से पीछे ध्यान में बैठ गए। और ध्यान करने के बाद जब मैं ध्यान से उठी तो सर हमारे, जैसे सर हमेशा सबसे मिलते हैं, सर हमारे पास ही, मैं और मेरी फ्रेंड सुषमा, हम लोग दोनों गए थे, हम दोनों के पास ही सर आए और सर ने कहा कि क्या सवाल है आपके। तो हमारे दोनों के अंदर ही एक ही सवाल चल रहा था कि इसके आगे क्या। तो हमने दोनों ने ही सर से यही पूछा, सर यही सवाल है सिर्फ एक ही, कि हम क्या सही दिशा में जा रहे हैं, क्या हमने जो रास्ता चुना है वो सही है, और इसके बाद क्या है आगे।
तो सर ने एक ही जवाब दिया, अगर आप आज यहाँ खड़े हो तो आप सही दिशा में जा रहे हो, आपने सही मार्ग चुना है। उस दिन के बाद से एक अंदर में एक तसल्ली सी हो गई। एक जितने भी जो डाउट्स थे वो जैसे लग रहा था कि सारे डाउट्स पूरे क्लियर हो गए। एक क्लैरिटी सी आ गई थी कि ठीक है, हाँ, हम जिस दिशा में चल रहे हैं गलत नहीं है, हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। एक वो कंफर्मेशन मिल गया अंदर से। तो आपकी क्या ये ध्यान यात्रा अकेली ही चलती गई या आपके पति या आपके घर वाले और भी कोई आपसे जुड़े उन दिनों? उसके बाद जब मैं सर से मिली उस दिन पहली बार एक्चुअली मैंने आनापानासती के बारे में जाना था। उससे पहले मुझे गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सारी कहानियां पढ़ी हुई थी किताबों में, हिस्ट्री में, बट बहुत डीपर लेवल पे मुझे नहीं पता था गौतम बुद्ध के बारे में या आनापानासती ध्यान के बारे में। तो सर से मिलने के बाद ही मैंने गौतम बुद्ध के बारे में जाना इतना कुछ। फिर मैंने आनापानासती ध्यान के बारे में जाना और मुझे लगा कि इतना इतना सहज और सरल ध्यान क्या हो सकता है। क्योंकि इससे पहले जो मैं पद्धतियां कर रही थी उसमें काफ़ी टाइम लगता था। बहुत कुछ प्रैक्टिस करने के बाद 2 घंटे बाद हम ध्यान की अवस्था में पहुंचते थे। तो बहुत सिंपल, इतना सरल, इतना सहज ध्यान, एकदम सिर्फ आप अपनी श्वासों के साथ रहते हो। तो सुन के बहुत आश्चर्य लगा, लेकिन अंदर से लगा कि ठीक है, इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना है, प्रैक्टिस करना, अभ्यास करके देखना है कि क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो डेली मैं प्रैक्टिस करने लग गई। फिर आनापानासती तब से मैंने जो अपने और प्रैक्टिसेस मैं करती थी मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने उसको साइड कर दिया। कभी टाइम मिलता, वक्त मिलता तो थोड़े बहुत मैं प्रैक्टिसेस करती थी, लेकिन रेगुलर मेरे आनापानासती प्रैक्टिसेस चलते थे। फिर जब मैं आनापानासती प्रैक्टिस करने लगे, इसके पहले जब आनापानासती प्रैक्टिस करने से पहले मेरे घर वाले अगेंस्ट रहते थे। जैसे मेरे हस्बैंड बहुत अगेंस्ट रहते थे, क्योंकि मैं बहुत जिद करती थी। मैं जिद करके घर छोड़ के, नहीं मुझे करना है, मुझे जाना है, क्लासेस में जाना है, वर्कशॉप्स करने हैं, बहुत सारे मैंने वर्कशॉप्स किए। तो जिद कर कर के मैं करती थी। बच्चों को भी घर में छोड़ जाती थी अकेले। तो सब अगेंस्ट में रहते थे, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ सब अगेंस्ट में रहते थे। लेकिन जैसे मैंने आनापानासती ध्यान स्टार्ट किया तो धीरे धीरे मेरे अंदर वो जो जिद थी वो जिद मेरी कम हो गई। और फिर मेरे धीरे धीरे मेरे बच्चे जुड़ने लग गए, मेरे बच्चों ने भी ध्यान करना स्टार्ट किया, मेरे हस्बैंड ने भी ध्यान किया। मेरे हस्बैंड ने मेरी मदर इन लॉ 2012 में बहुत बीमार हो गई थी, वो बेड रेस्ट पे थी, पूरी बेड रिडन हो गई थी 2012 में। तो मेरे हस्बैंड ने नवंबर में, जब वो सर से मिले, कलकत्ता में सर नवंबर में आए थे 2011 में, जब सर से मिले तो 2011 में मेरे हस्बैंड ने ध्यान किया। उस समय सर से मिलने के बाद तो कुछ दिन उन्होंने ध्यान किया, फिर छोड़ दिया, फिर कुछ दिन ध्यान किया, फिर छोड़ दिया। इस तरह से इरेगुलर रहते थे। 40 डेज उनका कंप्लीट नहीं हो पाता था। लेकिन 2012 में फिर उन्होंने अपना 40 डेज कंप्लीट किया ध्यान का। और उसके मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा एहसास हुआ, उन्हें एक आनंद, जैसे अंदर से एक आनंद की अनुभूति हुई। उनका वो क्षण उनके लिए आज तक वो उस क्षण को याद करते हैं कि सिर्फ ध्यान के माध्यम से, अपनी श्वासों के साथ रहने के माध्यम से अगर इंसान को अपने अंदर इतनी आनंद की अनुभूति अगर हो सकती है तो सबको करना चाहिए। ये ध्यान सबके लिए है, ये ध्यान। तो बच्चे जुड़ गए, पति भी, मेरे हस्बैंड भी जुड़ गए, मेरे सास, फिर मैंने मेरी सास को सिखाया। मेरी सास बीमार थी लेकिन वो प्रैक्टिस करती थी, वो बैठ जाती थी करने के लिए, जो मेरे पहले अगेंस्ट थी। लेकिन आनापानासती ध्यान करने के बाद मेरे परिवार वाले भी मेरे साथ मिल गए, फिर वो भी ध्यान करने लगे। मेरे फादर इन लॉ भी मुझसे पूछते थे, फिर उन्होंने भी ध्यान किया थोड़े दिन। बट मेरे फादर इन लॉ नहीं बैठ पाते थे ज़्यादा देर, लेकिन मेरी मदर इन लॉ फ्री टाइम रहता था, वो अपनी श्वासों के साथ बैठ जाती थी। तो इस तरह से मेरे बच्चे, हस्बैंड सब ध्यान में जुड़ गए। फिर 2012 में फिर मेरी मदर इन लॉ ने दिसंबर में उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। किस तरह से एक व्यक्ति पूरे परिवार को बदल देता है,
यही है नारी शक्ति। यस। यस। फिर आगे आप कैसे ध्यान में बढ़ती गई? आज पूरे कोलकाता को आप ध्यान सिखा रही हैं, ध्यान के बारे में बता रही हैं, तो वापस ध्यान सिखाने का ये रास्ता आपने कैसे चुना? कलकत्ता में जब सर पहली बार आए थे 2010 में, हमने सर से जब ध्यान सीखा तो सर हर साल आने लग गए थे। सर 2011 में भी आए, 2012 में भी आए। एवरी ईयर सर का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता था, तो सर के प्रोग्राम में मैं हर साल अटेंड करती थी, वॉलंटियरिंग करती थी, जो भी सेवा मैं कर सकती थी ज़रूर करती अपने तरफ से। मैं जो भी जितना भी हो पाता था उस समय मैं ज़रूर करती थी। फिर मैं हर बार जब भी सर से बातें करती थी या उनको सुनती थी तो सर हमेशा एक ही बात कहते थे कि अगर आज आपने ध्यान सीख लिया है, आप ध्यान का अभ्यास कर रहे हो, तो अब आपका कार्य है इसी ध्यान का प्रचार करना, लोगों तक पहुंचाना। तो मुझे लगता था कि सर इस तरह से बोल रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं ध्यान प्रचार कर सकूँ, क्योंकि एक अंदर में एक धारणा रहती थी कि ध्यान प्रचार करने के लिए आपको वो पदवी तक पहुंचनी पड़ती है, आपको वो स्थिति तक पहुंचनी पड़ती है जहां आपको गुरु माना जाता है, तभी आप ध्यान सिखा सकते हो किसी को। लेकिन सर से मिलकर ये सारी भ्रांतियां मेरी खत्म हो गई। मुझे अंदर में प्रश्न उठते थे, सर इतना इजीली बोल देते हैं कि आप ध्यान सिखाओ, ऐसे कैसे पॉसिबल है? मुझे तो बोलना भी नहीं आता, मैं तो ठीक से बात भी नहीं करती हूँ, तो मैं ध्यान क्या सिखाऊंगी लोगों को? लेकिन जैसे सुषमा, मैं सुषमा और एक और फ्रेंड थे विशाल अवतार, हम लोग 3 जन जुड़े हुए थे और एक ही साथ हमने सर से ध्यान सीखा था। तब से हम लोग तीनों मिलकर पूरे कलकत्ता में ध्यान का प्रचार करने लग गए। हम जहाँ भी होता लोगों को बताते, जिन वर्कशॉप्स के थ्रू हम जुड़े हुए थे, तो वो जितने भी लोग कॉन्टैक्ट्स में थे तो पहले हमने उनको अप्रोच किया, उनको ध्यान सिखाया। तो इस तरह से करते करते फिर सॉल्ट लेक में मेरी मम्मी का घर था, तो वहाँ पर हर वीक में ध्यान ऑर्गेनाइज कराती थी सॉल्ट लेक में मम्मी के घर पर। तो जितने लोगों को भी मम्मी जानती थी उनके फ्रेंड सर्कल में, उनको कॉल करते थे। मैं जितने लोगों को जानती थी कॉल करती थी, सुषमा जितने लोगों को जानती थी कॉल करती थी। तो इस तरह से लोग जुड़ते थे। तो धीरे धीरे फिर पूनम आई, पूनम पुधार जो आज प्रेसिडेंट है हमारे कोलकाता टीम की। फिर पूनम से हम लोग मिले, पूनम से जुड़े, हम लोग का टीम बढ़ता गया। इस तरह से कोलकाता में हमारा आज काफ़ी बड़ा टीम है। आज कम से कम भी 30 से 35 मेंबर्स हैं हम लोग जो ध्यान का प्रचार कर रहे हैं पूरे कोलकाता में। और लोग जुड़ते गए तो जैसे सॉल्ट लेक में फिर ईशा आई। ईशा ने हमें पूछा कि मुझे भी ध्यान प्रचार करना है, मुझे भी जुड़ना है, मुझे भी सेवा करनी है। तो इस तरह से जो जो लोग जुड़ते जा रहे थे उनकी भी सेवा करने की इच्छा जागृत होने लग गई, वो भी हमारे साथ जुड़ने लग गए। फिर और एक बात और मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जैसे जब मैं सर से मिली 2010 में, मैंने आनापानासती ध्यान तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैं और भी मोडालिटीज़ कर रही थी, लाइक चक्रा हीलिंग, कलर थेरेपी, रेकी हीलिंग, फिर काफ़ी सारे EMF हीलिंग, मैंने अरोमा थेरेपी का कोर्स किया। तो मेरे अंदर एक वो जो एक खोज थी ना, वो ख़त्म नहीं हुई थी, वो भी जारी थी। कहीं ना कहीं लग रहा था कुछ है और हासिल करने को, ये भी सीखना है, वो भी सीखना है, यहाँ भी जाना है, ये भी जानना है। बुक्स बहुत पढ़ती थी मैं, जैसे सर हमेशा कहते थे स्वाध्याय के बारे में कि हमें आनापानासती ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य, ये तीनों ज़रूर करने चाहिए। तो बहुत सारे बुक रीडिंग्स मैं करती थी। एंड सज्जन सांगत्य ध्यान सिखाना, सुषमा से अपने फ्रेंड से बातें करना, उनको ध्यान के बारे में बताना, तो इस तरह से सज्जन सांगत्य भी हमारा होता था। आगे फिर जैसे आपने कहा कि पहले आपको विश्वास नहीं होता था कि आप ध्यान सिखा भी सकते हैं, फिर ये विश्वास कैसे मजबूत होता गया? आपने पहला कदम ध्यान सिखाने का कैसे उठाया?
सबसे पहले मैं अपने घर वालों से मैंने स्टार्ट किया, अपने बच्चों को सिखाया, अपने पति को सिखाया, फिर अपने फ्रेंड्स में हमने स्टार्ट किया। मेरी मम्मी को, जैसे घर वालों में जैसे मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी तो खैर जुड़ी गई थी हमारे साथ ध्यान से, बट मेरा भाई है, मेरी सिस्टर्स हैं। घर वालों से स्टार्ट करने के बाद अपने फ्रेंड सर्कल में मैं बताने लग गई। मैं उस समय जितने भी लोगों से मिलती थी तो सारे लोग, सिर्फ मेरी एक ही बात रहती थी ध्यान के बारे में, और कोई बातें ही नहीं रहती थी। क्योंकि वैसे भी ध्यान में आने से पहले भी मुझे गॉसिपिंग करने की आदत बिल्कुल भी नहीं थी। घर में कहीं भी गॉसिपिंग होती थी, चाहे मैं मम्मी के जाती थी या मेरे ससुराल में, कहीं भी अगर गॉसिपिंग होती थी मैं वहाँ से उठ के आ जाती थी। सब कहते थे ये कभी भी बात नहीं करती है बैठ के, पर मुझे अच्छा नहीं लगता था कि कोई गॉसिपिंग करता है। तो जैसे ध्यान में आने के बाद तो फिर मुझे लगा कि एक बहुत अच्छा, मुझे इतना आनंद मिल रहा है, मुझे इतने सारे फायदे मिले। मेरा साइनस ठीक हो गया, मेरा माइग्रेन ठीक हो गया, मेरी सारी बीमारियां ठीक हो गई, जो प्रॉब्लम्स मुझे हेल्थ इश्यूज थे, और मेरे अंदर में जो हीन भावना रहती थी कि मेरे में कमी है, मुझ में कुछ कमी है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, एक परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश में मैं बहुत भागदौड़ करती थी। तो ये जो सारे मेरे पैटर्न्स थे मेरे अंदर, ये जो हीन भावनाएं थी, वो धीरे धीरे ध्यान से अपने आप खुद ब खुद खत्म होते गए, खुद ब खुद डिजॉल्व होते गए। मैं पहले 1 to 1 कराती थी। बहुत ज़्यादा लोगों को देखकर मैं बहुत घबरा जाती थी कि नहीं, मैं नहीं करा पाऊंगी। मेरे हाथ पांव कांपने लग जाते थे, मैं बिल्कुल वाइब्रेट करने लग जाती थी, पूरी बॉडी मेरी वाइब्रेट करने लग जाती थी। मैं 1 to 1 कराती थी। और मैं क्या करती थी, जब भी उनको ध्यान बताना होता था, सबसे पहले उनको मैं बैठा देती थी मुद्रा में कि आप पैरों को क्रॉस करो, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाओ और आंखें बंद कर लो, सिर्फ अपनी श्वासों को देखो। इतना मैं बैठाकर फिर मैं सर का गाइडेड चला देती थी। मैं गाइड नहीं करती थी स्टार्टिंग में, सर का गाइडेड चलाकर मैं उनको ध्यान में बैठाकर मैं खुद भी ध्यान में बैठ जाती थी वहीं पर ही। तो धीरे धीरे कराते कराते फिर 2 को कराए, फिर 4 लोगों को कराया, फिर 5 लोगों को, इस तरह से जब ग्रुप बढ़ता चला गया, धीरे धीरे कराते कराते मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आने लग गया। बोलने का, कराने का, ध्यान कराने का बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया। फिर सर जब भी आते थे, सर एक्सपीरियंस शेयरिंग करने बुलाते थे, अनुभव आके आप मैडम अपना अनुभव शेयर करें। मैं बहुत डर जाती थी कि मैं अपना अनुभव कैसे शेयर करूं। मुझे लगता था क्या अनुभव मैं शेयर करूं, अनुभव तो बहुत होते थे लेकिन मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी उन अनुभवों को। तो सर जब भी बुलाते थे मैं थोड़ी ब्लैंक रहती थी। फिर मैंने एक दिन सर को कहा, सर मैं कैसे अनुभव अपने शेयर करूं, मुझे एक्चुअली नहीं आता सर, मैं क्या बोलूं, मैं एकदम शब्द नहीं है मेरे पास। तो सर ने कहा आपके पास मुंह नहीं है अपने अनुभव शेयर करने के लिए। तो फिर मैं डरते डरते मैंने शेयर किया। तो जब भी सर बुलाते थे ना, जब भी स्टेज पे बुलाते, बैंगलोर गई बुद्ध पूर्णिमा में, सर ने स्टेज पे बुलाया अनुभव शेयर करने, तो बहुत डरते डरते मैं जाती थी। और एक बार डरते डरते मैं बोलती थी कि ठीक है, मुझे भी जैसे भी आता है मुझे, लेकिन शेयर करना है। तो इस तरह से शेयरिंग करते करते, अपने अनुभव लोगों को बताते बताते, सर के सामने स्टेज में अनुभव शेयर करते करते एक हिम्मत सी आ गई। सर ने वो हिम्मत दिलवाई अंदर से कि मैं खड़े होकर अपने अनुभव शेयर कर सकती हूँ, बोल सकती हूँ। हमें भी अपना कुछ अनुभव बताइए रिंकू जी, जो आपके आत्मा में परिवर्तन आया, कुछ ऐसे अनुभव हमें भी बताइए। हाँ, एक अनुभव मैं ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ, जो एक्चुअली में ट्रूली अगर मैं बोलूँ कि बहुत बड़ा परिवर्तनकारी परिवर्तन था मेरे लाइफ में। जब 2019 में मैं आनापानासती से जुड़ी हुई थी, सेवा कर रही थी, कोलकाता में प्रचार कर रही थी। जैसा कि मैंने शेयर किया कि करते करते मैं और मोडालिटीज़ भी कर रही थी। मैं सिर्फ आनापानासती ही नहीं कर रही थी, मैं एक्सेस हीलिंग भी कर रही थी, रेकी हीलिंग भी कर रही थी। तो मेरे सामने जो भी आता, कोई भी कहता कि आप ये वर्कशॉप कर लो, मैं कर लेती थी। मुझे लगता था कि मुझे सब कुछ पाना है, सब कुछ जानना है, सब कुछ समझना है। तो इस तरह से फिर 2019 में मैंने एंजल टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स भी की।
स्टार्टिंग में क्या होता था, हीलिंग की क्लासेस जब मैं करती थी तो मुझे एक अंदर से फील होता था जैसे कि ठीक है चलो इससे थोड़ा मैं मनी अर्न कर सकूं अपने लिए पर्सनली। क्योंकि जब स्पिरिचुअलिटी में मैं आई तो इतने सारे वर्कशॉप्स होते थे, इतने सारे वर्कशॉप्स के बारे में जानने के बाद इच्छा जागृत होती थी कि मुझे ये वर्कशॉप भी करना है, मुझे यहाँ भी जाना है, इस रिट्रीट में जाना है। तो इस तरह से हर चीज़ों के लिए पैसे लगते थे। तो मुझे लगता कि हर बार हस्बैंड से मांगूं। हस्बैंड हमेशा कहते कि तुम्हारा तो एक ये अलग से खर्चा हो गया है स्पिरिचुअलिटी का, कि तुम्हें रिट्रीट पे जाना है तो पैसे चाहिए, तुम्हें वर्कशॉप करना है तो पैसे चाहिए। तो मुझे एक अंदर से फीलिंग आती थी कि खुद क्यों नहीं हम अर्न कर सकते हैं, खुद भी तो अर्न कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए। आज हम क्यों बर्डन बने अपने हस्बैंड के ऊपर। तो फिर मैंने हीलिंग के कोर्सेज किए, लगा कि ठीक है चलो हीलिंग कोर्सेज से हम अर्न कर सकते हैं। लेकिन कभी मैं कर ही नहीं पाई। मेरा अंदर से एक आत्मा की आवाज़ आती थी, मैं कर ही नहीं पाती थी हीलिंग। अगर मुझे कोई बोलता भी आकर करने, मैं उसकी फ्री में हीलिंग कर देती थी, मैं पैसे मांग ही नहीं पाती थी। फिर जब मैंने डॉक्टर न्यूटन का वर्कशॉप किया था एक मनी एंड स्पिरिचुअलिटी पे, जब मैंने वो किया तो मेरे अंदर से एक हिम्मत आई पैसे मांगने की, कि ठीक है नहीं, आई हैव टू मेक माई सेल्फ वर्दी। तो इस तरह से मैंने फिर मांगना स्टार्ट किया। लेकिन फिर भी मैं कहीं कहीं हिचक जाती थी। तो मैं हीलिंग बहुत ज़्यादा नहीं करती थी। कोई मुझे बहुत क्लोज्ड मेरे फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स बोलते थे तो मैं कर देती थी। उसके बाद और जो वर्कशॉप्स मैंने फिर एंजल टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स की, कि चलो वर्कशॉप करते हैं, इसमें लोगों को हीलिंग करने का नहीं है। फिर हीलिंग से मेरा मन खत्म हो गया था कि नहीं, हीलिंग नहीं करना मुझे। एक वर्कशॉप ऐसा कराते हैं जिससे लोगों को खुद हम इंफॉर्मेशन दें, नॉलेज दें और उसमें हम मेडिटेशन कराएं लोगों को। तो मैंने एंजल टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया, मैं वो वर्कशॉप मैंने स्टार्ट किया कराना। लेकिन मैं वो जैसे ही मैंने एंजल टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया और वर्कशॉप स्टार्ट किया लेना, मैंने वहाँ से मनी अर्न करना स्टार्ट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा एक बार कि ओके मैं कर पा रही हूँ, इसका मतलब मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने जबकि ऑलरेडी मैंने अपना ग्रेजुएशन फैशन से किया है, तो मैंने फिर अपना एक तरफ अपना ऑफिस, एक ब्रांड भी खोला, सात्विक वस्त्र बोल के, ऑर्गेनिक का। लेकिन उसमें भी मैं ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई। मुझे अंदर से लगता था कि हाँ कमाने के लिए कुछ करना है, लेकिन मेरी कॉलिंग नहीं रहती थी, मैं कर नहीं पाती थी। एंड ऑर्गेनिक में जब मैंने वो स्टार्ट किया था, जबकि वो पूरे इंडिया में बहुत ही यूनिक आइडिया था एक अपने आप में, मुझे लगता था कि मैं बहुत कुछ कर पाऊंगी उससे। 1 ईयर मैंने सक्सेसफुली किया भी बहुत अच्छा। लेकिन अंदर एक 1 ईयर के बाद फिर अंदर से आने लग गया, यार नहीं, दिस इज नॉट मेड फॉर मी, दिस इज नॉट फॉर मी, ये मेरी कॉलिंग नहीं है। इस तरह से जब मैंने वर्कशॉप किया, वर्कशॉप करने के बाद भी 2-3 वर्कशॉप्स जब मैंने करा दिए और मैं मनी अर्न कर पाई उससे, उसके बाद से फिर अंदर से आवाज़ आने लगी, दिस इज़ नॉट फॉर मी, दिस इज़ नॉट माई कॉलिंग। तो इस तरह से मैंने जो भी किया अपने लाइफ में, करने के बाद मैं सक्सेसफुल हो जाती थी। उसके बाद अंदर से कॉलिंग आती थी कि दिस इज़ नॉट माई कॉलिंग, ये मेरी आत्मा की आवाज़ नहीं है। तो इसी तरह से ये चल रही थी, ये सब बातें चल रही थी। एक तरफ मेरे सात्विक वस्त्र का काम चल रहा था, ऑर्गेनिक वेंचर, एक तरफ एंजल हीलिंग का चल रहा था, एक तरफ मैं ध्यान प्रचार भी कर रही थी। फिर अचानक से मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई फरवरी 2019 में। 3 फरवरी की बात है। उनकी डेथ के बाद जस्ट 1 मंथ बाद ही पूनम का कॉल आया कि रिंकू सर का फ़ोन आया मेरे पास। सर कह रहे हैं, उस समय इलेक्शंस के टाइम चल रहे थे, सर ने कहा है कि कैलकाटा से इस बार इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है। इस बार नॉर्थ इंडिया पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया लॉन्च हुई है नॉर्थ इंडिया में, तो दिल्ली से काफ़ी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में काफ़ी स्टेट से हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
तो अपने कैलकाटा से भी पार्टिसिपेट करना है। तो लेकिन एज उसने कहा कि मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं सपोर्ट कर सकती हूँ बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं पार्टिसिपेट करूँ उसमें, तो किसको हम लोग ले सकते हैं इसमें। तो मैंने बोला कि ठीक है, अगर कोई रेडी होता है तो गुड एनफ, नहीं तो आई एम देयर। मैंने जस्ट ऐसे ही हाँ कर दी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं पता मुझे। बस पता नहीं अंदर से आवाज़ आई, रिंकू तू हाँ बोल दे बस। मैंने सोचा कि जब सर ने बोला है कुछ करने को तो हमें हाँ करना है उसे, हम उसे ना क्यों करें। मैंने पूनम को ये बोला कि पूनम, जब सर ने कहा है तो हमें काम करना ही है। अगर कोई खड़ा होता है, पार्टिसिपेट करता है पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से, गुड, नहीं तो आई एम देयर। तो उसने बोला कि ठीक है, बहुत खुश हुई वो। उसने कहा कि मैं अब भी सर से बात करती हूँ। उसने तुरंत सर को कॉल किया, सर को कहा कि सर रिंकू ने हाँ किया है कैलकाटा से पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सर ने फिर तुरंत माधवी मैडम को कॉल किया। सर ने कहा माधवी मैडम को कि आप कैलकाटा जाओ और वहाँ पर जो भी काम है, जो भी करना है, उसे आपको करना है। तो माधवी मैडम आई मार्च एंड में, अप्रैल एंड में माधवी मैडम आई। उस समय पत्री सर की भी कैलकाटा में इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था। हम लोग पूरी तरह से काम में लगे हुए थे कि सर आने वाले हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे मेंबर्स थे, टीम मेंबर्स, सब पूरी तरह से बिजी थे। तो माधवी मैडम आई, उस समय बहुत हेक्टिक पीरियड था हमारा। माधवी मैडम, इस बीच में मुझे पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से भी काम करना था। तो मैम जिस दिन घर पे आई, मैं बाहर थी, मैं जब आई तो मैम घर आ चुकी थी। तो उस दिन से हम लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया का। मैम मेरे साथ, मुझे लेके जाती थी, मुझे सारा बताती थी। मुझे पिरामिड मतलब पॉलिटिक्स का पे भी नहीं पता है, लेकिन मैम ने सारा मेरे साथ रहकर, हमारे साथ रहकर, उस समय कैलकाटा में 1 महीना मैम ने टाइम देकर पूरा काम किया, जो भी करना था सब किया। सर से कनेक्टेड थे, सर से सारी बातें बताते थे। तो जिस दौरान उस समय मैम यहाँ कैलकाटा में थी, तो बीच बीच में जैसे मैं वर्कशॉप्स का अपना मेरा चल रहा था, या कोई मुझे कॉल करता था हीलिंग के लिए। तो एक दिन ऐसे हीलिंग की बात चली। मैंने सर से सुना था कि हीलिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने कभी सर से हिम्मत करके ये नहीं पूछा कि सर हीलिंग क्यों नहीं करना चाहिए। तो मैंने बहुत डर लगता था सर से प्रश्न पूछने में कि अभी डांट पड़ जाएगी। तो मैंने हिम्मत करके माधवी मैडम से पूछा, मैम सर हमेशा कहते हैं हीलिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा क्या रीज़न है, मुझे जानना है साइंस इसके पीछे कि हीलिंग क्यों नहीं करना चाहिए। ये जो हम वर्कशॉप्स कराते हैं, क्या ये भी नहीं करना चाहिए। तो मैम ने पूरा मुझे साइंस बताया कि सर जो कहते हैं हीलिंग नहीं करना चाहिए, इसके पीछे क्या है, सोल साइंस। उन्होंने पूरा सोल साइंस बताया। तब मुझे समझ में आया कि जो साइंटिफिकली उन्होंने मुझे समझाया, मेरे अंदर एक क्लैरिटी आ गई कि नहीं, आज जब सर इतना साइंटिफिकली बता रहे हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए हीलिंग, तो मैं आज ही से हीलिंग स्टॉप करती हूँ। उसी दिन से मैंने संकल्प ले लिया कि आज से मैं कोई हीलिंग नहीं करूँगी, मैं कोई वर्कशॉप्स नहीं करूँगी। मैं सिर्फ और सिर्फ जो मैं कर रही थी आनापानासती ध्यान का प्रचार, अब मेरा पूरा 100% डेडिकेशन, मेरा 100%, मेरा पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ आनापानासती में जाएगा। मैंने अपना सात्विक वस्त्र का वेंचर भी बंद कर दिया। मैं जो वर्कशॉप्स कराती थी एंजल हीलिंग का, वो भी मैंने स्टॉप कर दिया। मैंने हीलिंग सारी जो और एक्सेस का या रेकी का करती थी, वो भी मैंने स्टॉप कर दिया। उस दिन के बाद से आज तक मैंने कोई भी हीलिंग नहीं की, ना ही मैं अब कोई वर्कशॉप्स कराती हूँ, पेड वर्कशॉप्स कुछ भी नहीं कराती। अगर किसी को कुछ इन्फॉर्मेशंस चाहिए तो जितना मुझे पता है मैं उनको ज़रूर बताती हूँ, लेकिन उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लेती। तो उसके बाद से मेरा उस दिन से एक ऐसा परिवर्तन आया जीवन में, एंड
जब से मैंने ये संकल्प लिया कि नहीं, अब मेरा हर क्षण सिर्फ और सिर्फ आनापानासती के लिए और सर के मिशन के लिए, सर का जो ये मिशन है, ये जो इतना वास्ट विजन है पूरे वर्ल्ड को ध्यान जगत बनाने का, शाकाहार जगत बनाने का और पिरामिड जगत बनाने का, अब मेरा पूरा टोटल यहीं पर रहेगा ध्यान। अब मेरा ध्यान भटकेगा नहीं, इतना दृढ़ संकल्प मैंने अपने अंदर कर लिया। और उसके बाद से एक्चुअली मैं, जब मेरे अंदर ये है कि जब मैं कोई चीज़ के बारे में संकल्प कर लेती हूँ, ये मेरा स्ट्रेंथ है कि जब मैं संकल्प कर लेती हूँ तो मैं उस पर पूरी तरह से डिटरमाइंड हो जाती हूँ, फिर मुझे कोई हिला नहीं सकता। तो उस दिन के बाद से ये एक मेरे लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। और जब से मैं आनापानासती से जुड़ी हूँ पूरी तरह से 100%, मैंने देखा एक जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। जैसे कि मुझे साइटिका पेन था जो मेरे 19 ईयर्स से था। मैं इतना हीलिंग कर रही थी, इतने वर्कशॉप्स मैंने किए, कुंडलिनी वर्कशॉप किया, चक्रा वर्कशॉप किया, रेकी हीलिंग की, एक्सेस बार्स रन करती थी, लेकिन मेरा वो साइटिका पेन ठीक नहीं होता था। लेकिन जब मैंने आनापानासती, माधवी मैम ने मुझे एक दिन कहा कि तुमको अपना ध्यान का समय बढ़ाना होगा। उन्होंने मुझे कहा कि तुमको 3 घंटे ध्यान कंटिन्यू एट अ स्ट्रेच करना होगा। मैंने 3 घंटा आनापानासती ध्यान किया एट अ स्ट्रेच। मेरे लिए वो 3 घंटा, मैं जैसे 2 घंटा तक मैक्सिमम बैठ जाती थी, लेकिन 3 घंटा कभी मैं बैठी नहीं थी। फर्स्ट टाइम था मेरी लाइफ में मैं कि 3 घंटा ध्यान एट अ स्ट्रेच, ब्रेक करके मैंने किया था, बट एट अ स्ट्रेच कभी मैंने किया नहीं था। तो 3 घंटा मेरे लिए निकालना बहुत एक बाहरी पहाड़ की तरह हो जाता था। 2 घंटे के बाद इतनी रेस्टलेस हो जाती थी मैं, मेरे पैरों को पटकने लगती थी, पैरों में इतने दर्द होने लग जाते थे, इतनी पीड़ा होती थी उस समय पैरों में 2 घंटे के बाद। लेकिन मैंने मैम से शेयर किया, मैम 2 घंटे के बाद मैं बैठ ही नहीं पा रही हूँ। मैम ने कहा कि नहीं, तुम आंख बंद करके बैठी रहो। तो मैं आंख बंद करके बैठी रहती थी, चाहे मेरा ध्यान नहीं भी लगता था, लेकिन मैं बैठी रहती थी ध्यान में। मैं आंखें नहीं खोलती थी, चाहे कितनी भी पेन हो रहे हो मुझे, कितनी रेस्टलेसनेस, इतने विचार चलने लग जाते थे मुझे, लेकिन मैं बैठी रहती थी। फिर अचानक से, उस समय दिवाली का ही समय था, दिवाली वाले दिन इतने जोरों से मुझे पेन आया मेरे बैक में, मैं उठ नहीं पाई बेड से। मैं बोली ये तो आज क्या हो गया, मैं इतना ध्यान कर रही हूँ 3 घंटे, इतना सडनली इतना जोर का पेन, मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। मैं कैसे घसक घसक के, फेस्टिवल टाइम था बोल के घर में इतना काम है, ज़बरदस्ती अपने आप को खड़ा की। मैं बोली नहीं, मुझे तो खड़ा होना ही है, मैं अपने आप को खड़ा करूँगी। मैं खड़ी हो गई और उस दिन भी मैंने, दिवाली वाले दिन फिर मैं उठी, मैं फिर आके बैठ के 3 घंटे ध्यान की। और उस दिन के बाद मेरे पैरों बिल्कुल साइटिका पेन एकदम गायब हो गया। ये तो एक हेल्थ की प्रॉब्लम जो मैंने बताई है। और उस मेंटली मैं और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। मेंटली बहुत जो अंदर में और भी थोड़े बहुत जो कन्फ्यूजन्स चलते थे, डाउट्स चलते थे कि लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा। इजिप्ट का एक बहुत बड़ा मिराकुलस एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ आनापानासती। जब मैंने ये संकल्प ले लिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ आनापानासती का प्रचार करूंगी, तो इजिप्ट जाने की मेरी बहुत इच्छा रहती थी, लेकिन फिनेंशियली रहता था कि फिर हस्बैंड से मांगूंगी, फिर वो बोलेंगे फिर तुम्हारा एक और इतना बड़ा खर्चा। तो मुझे लगता था कि क्या करूं, ठीक है। अब मेरा मन था कि मुझे इजिप्ट जाना है। अंदर से एक दृढ़ इच्छा थी कि मुझे इजिप्ट में गिज़ा पिरामिड एक्सपीरियंस करना है। मैंने वो इच्छा करके छोड़ दी। फिर प्लान हुआ जब इजिप्ट जाने का, साई कुमार सर का कॉल आया, पूनम का कॉल आया कि इजिप्ट चलना है इस बार। पूनम ने कहा कि हम सब चलेंगे, कैलकाटा से काफ़ी लोग चलेंगे। तो हम लोग प्लान कर रहे थे इजिप्ट जाने का पूरा। पूनम ने टिकट बनवा ली और भी जिन मेंबर्स को जाना था सब ने अपनी टिकट बनवा ली। तो पूनम ने मुझे भी कहा तुम भी अपनी टिकट बनवा के छोड़ दो। तो मैंने अपनी कैलकाटा से हैदराबाद की टिकट बनवा ली थी। हैदराबाद से इजिप्ट की टिकट मेरी नहीं बनी थी। तो कैलकाटा से हैदराबाद की इजिप्ट टिकट बनने के बाद मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि इस बार मत जाओ, अगले बार चले जाना। तो मैंने बोला ठीक है।
मैंने छोड़ दिया। जैसे पहले मैं जो जिद करती थी ना, नहीं मुझे जाना ही है, मेरे अंदर एक वो जिद खत्म हो गई थी। मुझे लगने लगा था कि जो होना है वो हो जाएगा। अंदर में एक स्टेबिलिटी भी नहीं बोलूँगी, एक ऐसी फीलिंग होती थी कि मुझे जो पाना था वो मुझे मिल गया। अब मैं कहीं जाऊं या ना जाऊं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टिकट बनने के बाद वो टिकट रखी हुई थी, मैंने कैंसिल कर दी थी अपनी प्रोग्राम की नेक्स्ट ईयर जाऊंगी। सडनली गुवाहाटी से रितु अग्रवाल जा रही थी, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उसको पता नहीं क्या इंट्यूशन आया कि रिंकू तू मेरी जगह चली जा, मैं नहीं जा पा रही हूँ। उसने मुझे कॉल किया, उसने मुझे बोला, रितु अग्रवाल ने, कि मुझे बहुत स्ट्रांगली इंट्यूशन आ रहा है कि मैं तो नहीं जा पा रही हूँ, बट मेरी जगह यू मस्ट गो। तो मैंने आई एम सो थैंकफुल टू हर फॉर दैट, फॉर गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी। फिर मैं इजिप्ट जा पाई। इतना बड़ा मिराकुलस एक्सपीरियंस था मेरे लिए वो, जबकि मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी, कुछ नहीं। मेरे अंदर मेरा मन भी नहीं चला कि मैं नहीं जा रही हूँ, मुझे जाना चाहिए था। ये सब जो थॉट्स होते हैं ना, जो पहले चलते थे, ये सब थॉट्स नहीं रहते थे। एकदम प्लेन क्लैरिटी थी कि इफ आई एम मेंट टू बी देयर आई विल बी देयर, इफ आई एम नॉट मेंट टू बी देयर आई विल नॉट बी देयर। तो अंदर में एक पूरी क्लैरिटी, आनापानासती जब से दृढ़ संकल्प किया, एक क्लैरिटी आ गई, एक क्लियर विजन हो गया। एक अब लगता है कि हाँ, जैसे मैंने सर की बुक है संकल्प शक्ति, उसमें मैंने आज ही पढ़ा है, सर ने कहा है इसमें कि जब हम 10 चीज़ों में हाथ देते हैं कि मुझे प्रेसिडेंट भी बनना है, मुझे बुद्ध भी बनना है, मुझे MLA भी बनना है, तो अगर हम सारे थॉट्स रखेंगे तो हमें कहीं भी सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि अगर प्रेसिडेंट भी बनना है और उसके साथ अगर आपको बुद्ध भी बनना है, तो दोनों ऑपोजिट थॉट्स हैं। तो जब हम एक ही लक्ष्य को लेकर चलते हैं तो हम बहुत क्लियर रहते हैं और हमें सफलता भी मिलती है। जब हम दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, तो वो तो मैंने आज पढ़ी सर के बुक में। तो जब मैंने ये दृढ़ संकल्प किया कि मैं सिर्फ और सिर्फ आनापानासती का प्रचार करूंगी, एक क्लैरिटी आ गई लाइफ में मेरे लिए। मुझे लग रहा था कि अब सब कुछ मिल गया, अब मुझे किसी चीज की चाहत नहीं है। जो एक खोज चल रही थी ना अंदर में, इनकम्प्लीशन, एक फीलिंग हो रहा था मिसिंगनेस का, कि कुछ है जो हासिल करना है। इसलिए मैं कभी ये क्लास कर रही हूँ, कभी वो वर्कशॉप कर रही हूँ। एक अंदर में लगता था कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे कुछ तो पाना है। वो जो ये एक विचार जो था अंदर में, कि ये जो मिसिंगनेस था, ये खत्म हो गया। वाओ, किस तरह से सारे रास्ते के पत्थर अपने आप हट जाते हैं। बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा आपका रिंकू जी। तो रिंकू जी, हमें बताइए कि आप ये आध्यात्मिक कार्य और घर का काम, अपना काम, इन सब में संतुलन कैसे बना पाती हैं? घर का काम, जैसे ध्यान में आने से पहले तो मैं फुल टाइम हाउसवाइफ थी, घर से ही अपना बुटीक रन करती थी। फिर ध्यान में आने के बाद ध्यान प्रचार के लिए बाहर जाना पड़ता था, तो हम लोग मोस्टली वैसे समय पे ही जाते थे कि जब हमारा घर का काम हम कंप्लीट कर चुके हो, और हम समय जो खाली हमारा समय होता है, हम उसी समय पे मोस्टली जाते थे। लाइक दोपहर का समय, उस समय सारी लेडीज वैसे भी फ्री रहती थी। तो ध्यान में जितने भी लोगों को अप्रोच करते थे या जो हमारे पास ध्यान सीखने आते थे, हम देखते थे कि मोस्टली लेडीज ही रहती हैं, जेंट्स बहुत कम होते थे। तो लेडीज लोगों के लिए दोपहर का समय बहुत फ्री समय होता है, उस समय वो मोस्टली फ्री रहती हैं। तो उसी समय हम जाते थे ध्यान प्रचार करने। और ऐसा कभी होता भी था कि जैसे मैं गांव में भी गई, बंगाल के गांव में, तो मॉर्निंग में हम लोग निकलते थे ध्यान के लिए, रात को आते आते 12 बज जाती थी। मैंने 4 आवर्स जर्नी जाने का, 4 आवर्स आने का, तो 8 आवर्स 9 आवर्स जर्नी में हमें ट्रैवलिंग में लग जाता था। तो अर्ली मॉर्निंग हम निकलते थे, वहाँ पे ध्यान प्रचार करके वापस बैक टू होम लाइक 11 बजे तक या 12 बजे तक हम घर पहुँचते थे रात को। तो घर में एक्चुअली बहुत सपोर्ट मुझे ना, शादी के पहले मेरे जो पेरेंट्स थे बहुत कंजर्वेटिव, बहुत
मेरे फादर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाले थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो जब मैं शादी होकर आई तो मेरे इन लॉज बहुत फ्री थे। मुझे जो फैमिली मिली शादी के बाद, इतनी फ्रीडम मुझे शुरू से ही मिली है शादी के बाद। मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ कभी भी उन्होंने मुझे बहू की तरह नहीं रखा। एक जॉइंट फैमिली थी, तो जॉइंट फैमिली की वजह से जो हमारे फैमिली के रूल्स होते थे कि हाँ घूंघट रहना है, बहू के सर ढका रहना चाहिए, वो रहता था, एक अलग बात थी। बट रूल्स के साथ साथ मेरे फादर इन लॉ एंड जो मदर इन लॉ दोनों बहुत ओपन माइंडेड थे। कभी भी उन्होंने मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई। मैं जो चाहती थी करती थी और मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। लाइक मेरी जब शादी हुई थी तो मैं 17 ईयर्स ओल्ड थी उस समय। तो मैं जब शादी होकर मैं जस्ट पढ़ ही रही थी। मैं घर का बहुत काम जानती भी नहीं थी, जितना बहुत मैंने कभी अपने मदर को हेल्प किया, लाइक किचन में थोड़ा जो हेल्प करती थी या घर के कामों में हेल्प करती थी, बट फुल्ली अकेले मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी ऐसी नहीं आई थी। तो शादी के बाद मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बहुत हर काम में मुझे सपोर्ट करती थी। घर के लाइक हम लोग मिल के करते थे काम। कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं जताया कि मैं सास हूँ और ये मेरी बहू है तो इसे सारा करना पड़े। वो जैसे मैं बहुत व्रत उपवास रखती थी, तो मेरी माँ से भी ज़्यादा ध्यान उन्होंने रखा मेरा हमेशा। तो जिस दिन मेरी फास्टिंग होती थी वो मेरे लिए वो हमेशा पहले ही खाना तैयार करके रख देती थी। मैं यहाँ पूजा करती रहती थी, मुझे पता भी नहीं चलता था। वो किचन में जाती थी और मेरे लिए खाना बनाकर लाकर रख देती थी कि अब तुम खाना खाओ। इतना प्यार मुझे मिला उनसे, इतना केयरिंग उनसे मुझे मिला। तो बहुत हर तरह की फ्रीडम मुझे मिली। लाइक शादी के बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन फैशन में परस्यू किया, तो सिर्फ उनके सपोर्ट की वजह से मैं कर पाई। मेरे हस्बैंड के सपोर्ट की वजह से, मेरे इन लॉज के सपोर्ट की वजह से। तो जब मैं ध्यान में आई, वो मेरी जिद की वजह से एक बार वो अगेंस्ट थे कि भाई ध्यान के बारे में किसी को पता नहीं था उस समय, और ध्यान के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी लोगों को रहती थी। तो एक वैलिड रीजन था उनके अंदर कि ये सब क्या है, तुमने ये क्या रास्ता चुना है, ये कौन सा रास्ता है जो तुम चुन रही हो, घर को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर। उनके अंदर डर रहता था कि तुम घर को नहीं छोड़ दो, तुम बच्चों को नहीं छोड़ देना कभी। तो इस वजह से वो मुझे फिर भी रोकते थे, लेकिन कभी उन्होंने वो मुझे समझाते थे बट मुझे रोकते कभी नहीं थे। तो उनका सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहा। शुरू में मैं अगेंस्ट होकर करती थी कि नहीं मुझे करना है, मैं जिद होकर बाहर चली जाती थी, ध्यान कराती थी, ध्यान करने जाती थी। लेकिन धीरे धीरे फिर उन्होंने मेरे अंदर परिवर्तन देखा। उन्होंने देखा कि काफ़ी सारे, जैसे मुझे बहुत गुस्सा मैं बहुत गुस्सा, जैसे बहुत ज़्यादा मुझे सफाई का कीड़ा था, मैं ओसीडी प्रॉब्लम थी मुझे, लाइक इतनी ज़्यादा मैं सफाई का मुझे रहता था। तो उन्होंने मेरे अंदर ये सब जो हैबिट्स जो मेरी चेंज हुई, जो अनवांटेड हैबिट्स थी, मैं बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती थी, मेरे अंदर जो इतना गुस्सा आ जाता था। तो उन्होंने जो मेरे अंदर ये सब परिवर्तन देखा, मेरे स्वभाव में जो परिवर्तन उन्होंने देखा धीरे धीरे, तो फिर उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, फिर उन्होंने सपोर्ट किया पूरा मुझे। तो इस तरह से मैं फैमिली में बैलेंस करके कर पाई उनके सपोर्ट की वजह से। एक्चुअली मेरे इन लॉज के सपोर्ट की वजह से, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट। मेरे हस्बैंड तो इतने सीधे हैं कि कभी भी हमें रोकते ही नहीं हैं, इंटरफेयर ही नहीं करते हमारी लाइफ में, बच्चों की भी लाइफ में कभी उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। बच्चे भी हमेशा जो चाहते हैं, हमने बच्चों को भी अलाउ किया हमेशा कि वो जो चाहते हैं करें। ध्यान के पहले मैं बहुत स्ट्रिक्ट मदर थी, एज अ मदर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, बहुत गुस्सा करती थी बच्चों पे। कभी मारा नहीं, लेकिन गुस्सा बहुत करती थी, बहुत ये करना है, वो नहीं करना, ऐसे करना है, तुमको पढ़ाई अच्छे से करनी है। बहुत ज़्यादा मेरे डिसिप्लिन्स रहते थे, जैसे कि मैं भी बहुत डिसिप्लिन फैमिली से आई थी, तो बहुत डिसिप्लिन्स मैं भी अपने बच्चों पे थोपती थी।
लेकिन ध्यान में आने के बाद, समझने के बाद कि पेरेंटिंग कैसे होनी चाहिए, पेरेंटिंग का मतलब क्या होता है, तो धीरे धीरे बच्चों ने भी मेरे अंदर परिवर्तन देखा। फिर मैं माँ से उनकी फ्रेंड बनी, फिर बच्चे भी ध्यान करने लग गए। तब जब मैं उनकी फ्रेंड बनी तब वो ध्यान में आए। उससे पहले मेरे बच्चे भी सोचते थे कि आप ये क्या कर रहे हैं, हंसी उड़ाते थे मेरी, मैं जब ध्यान करती थी तो। लेकिन उनको भी जब समझ में आया तो वो भी फिर मुझे सपोर्ट करने लगे। मेरा बेटा बहुत छोटा सा ही था जब मैं ध्यान में आई, उस समय वो 5 इयर्स 6 इयर्स का था। उस समय से ही वो मुझे सपोर्ट करता है मेरा बेटा। अगर मैं, जैसे मेरी बेटी मुझे फिर भी रोकती थी कि आप नहीं जाओ, मैं जाने नहीं दूंगी, लेकिन मेरा बेटा मुझे बोलता था कि मम्मी मैं इसको पकड़ के रखा हूं, आप जाओ, आपको जहां जाना है आप जाओ। तो इस तरह से हमेशा फैमिली का सपोर्ट मुझे मिला। वाह, सच में ध्यान पूरे जीवन को बदल देता है। सारी परिस्थितियाँ अपने आप स्थान पे चली जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। यस, पूरे हर एक क्षेत्र में ध्यान से हमारे हर जीवन के हर एक क्षेत्र में परिवर्तन आता है। हमारे रिश्तों में मधुरता आती है, एक अलग बॉन्डिंग हो जाती है रिश्तों में। वो चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे एक पति पत्नी का रिश्ता हो, एक माँ बाप का रिश्ता हो, या एक माँ का बच्चों के साथ रिश्ता हो, एक बेटी बाप का रिश्ता होता है, बेटी माँ का रिश्ता होता है, इन लॉज के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। तो हर एक रिश्तों में एक अलग बॉन्डिंग आती है, एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। जैसे सर, हमेशा सर से, जब भी सर से, जितना मैं सर के बारे में ग्रैटिट्यूड करूँ उतना कम है। जितना थैंक्स बोलते हैं ना, शब्द भी बहुत कम है। थैंक्स और ग्रैटिट्यूड भी बहुत कम है उनके बारे में बताने के लिए। सर, हमने सर से ही सीखा नॉन इंटरफेरेंस, नॉन जजमेंट। सर से ही सीखा कि कभी भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए किसी की भी लाइफ में, चाहे हस्बैंड हो, चाहे बच्चे हो, चाहे इन लॉज हो, कोई भी हो, किसी के लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं, कोई जजमेंट नहीं करना चाहिए कभी किसी को। तो ये सब जीवन में जैसे जैसे सर से सुनते हैं, सर को खुद ऑब्जर्व करते हैं, उनके एक्शंस में भी वही है, जो वो कहते हैं वही उनके एक्शंस में है। तो जब हम भी अपनी लाइफ में, अपने जीवन में उसको उतारते हैं, रोज अभ्यास करते हैं, तो जीवन में जरूर परिवर्तन आता है और हमारे हर क्षेत्र में हमें परिवर्तन दिखाई देता है। चाहे हमारे स्वास्थ्य में शारीरिक स्वस्थता हो, मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे बौद्धिक स्तर का स्वास्थ्य हो, रिश्तों में हर क्षेत्र में परिवर्तन दिखाई देता है। कितनी सुंदर और सरल भाषा में आपने कितनी परिवर्तनशील बातें बता दी। आपका ये इंटरव्यू, ये बातचीत हज़ारों लोगों के जीवन को प्रभावित कर देगी रिंकू जी। मैं पीएमसी हिंदी आत्मा की यात्रा की तरफ से आपको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमसे ये बातचीत की। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं भी सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। एंड जितने भी पिरामिड मास्टर्स हैं विश्व में, उन सभी का पाद अभिनंदन करती हूँ। मेरे गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री सर का पाद अभिनंदन, माधवी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से मेरे अंदर मैंने एक दृढ़ संकल्प किया कि सिर्फ अगर मुझे करना है तो आनापानासती ही करना है, और उसी का प्रचार अब मेरा ध्येय है, मेरा लक्ष्य है। और मेरे सारे कोलकाता पिरामिड टीम, जो पीएचडी टीम है हमारी कोलकाता की, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन सभी को आभार व्यक्त करती हूँ कि आज हमारी टीम की वजह से हम इतना प्रचार प्रसार का काम कोलकाता में कर पा रहे हैं। ये कलेक्टिव वर्क है कि ग्रुप कॉन्शियसनेस काम करता है, एक टीम वर्क है, ये अकेले के लिए नहीं है। हम अकेले चल तो सकते हैं,
लेकिन इतना काम नहीं कर पाते जब तक टीम नहीं होती है। तो ये पूरे टीम की वजह से हम काम कर पा रहे हैं पूरे विश्व में। आज पत्री सर ने एक विजन देखा, सर ने एक मिशन बना, एक लक्ष्य निर्धारित किया कि पूरे विश्व को ध्यान जगत बनाना है, पूरे विश्व को शाकाहार जगत बनाना है, पिरामिड जगत बनाना है। उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से, अपने संकल्प शक्ति के माध्यम से उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया। उनका ये एक बहुत बड़ा मिशन है, विजन है। वो अकेले चल पड़े उस मिशन पर और विजन पर। अकेले वो ध्यान सिखाने जाते थे गांव में, अकेले, इतने साल पहले, 30 साल पहले, जब हम उस समय की कल्पना भी नहीं कर सकते। उस समय वो अकेले ध्यान सिखाने निकल पड़े और उन्होंने इतना बड़ा एक, क्या मैं कहूंगी कि एक पूरा समुद्र क्रिएट कर दिया उन्होंने, पिरामिड सोसाइटी का। एक समुद्र जो खुद एक समुद्र होगा, वही एक समुद्र को क्रिएट कर सकता है, एक सृष्टि कर सकता है समुद्र की। पिरामिड सोसाइटी की उन्होंने रचना की, जहां पर अब लाखों लोग पूरे विश्व से जुड़े हुए हैं, मास्टर्स जो ध्यान का प्रचार कर रहे हैं। और हर एक के अंदर पत्री सर, खुद हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री सर हैं, हर एक मास्टर्स के अंदर वही काम कर रहे हैं। हम सिर्फ इंडिविजुअल हम दिखाई देते हैं कि हाँ आप राधिका हो, मैं रिंकू हूं, आज पूनम है, ईशा है, या कोई भी इंडिविजुअल मास्टर, बट पूरे एक पिरामिड सोसाइटी में, पिरामिड जगत में हर एक मास्टर के अंदर हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री सर ही काम कर रहे हैं। ये मैं मेरे मन में पूरी विश्वास के साथ मैं कहती हूँ कि हर एक के अंदर सिर्फ सर की एनर्जी काम करती है और सर की एनर्जी के माध्यम से ही पूरे विश्व में ध्यान का प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है। तो हर एक मास्टर्स को मैं प्रणाम करती हूँ, मेरे गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री सर को मैं प्रणाम करती हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, उनको नमन करती हूँ। मेरा मैसेज हमेशा वही है जो वो संदेश देते हैं। अब मेरा भी संदेश वही है लोगों से कि आप ध्यान करिए, ध्यान का अभ्यास करिए, ध्यान सिखाइए और ध्यान का प्रचार करिए। आज तक वो हमेशा हमारे गुरु यही कहते हैं। मैं एक ही बात आप लोगों से बोलता हूँ कि आप कभी बोर नहीं होते। हम बोर नहीं होते, कभी बोर नहीं होंगे। अब हमारे अंदर वो दृढ़ संकल्प आ चुका है और यही अब बात हम भी लाखों बार क्या, करोड़ों बार यही बात करेंगे। ध्यान अगर कोई पद्धति है तो सिर्फ एक ही पद्धति है, वो है आनापानासति ध्यान पद्धति। सर हमेशा यही कहते, सूरज सिर्फ एक ही है, चांद सिर्फ एक ही है। उसी तरह से ध्यान की पद्धति भी एक ही है, आनापानासति ध्यान की पद्धति। लर्न मेडिटेशन, practice meditation, teach meditation, and spread meditation. These are the 4 agreements of Pyramid Spiritual Society's movement, Pyramid Spiritual Society's movement, and it is given by our Guru Brahma Rishi Patri sir. And the 5th agreement, which he always says, is enjoyment. Enjoy your life. So friends, मेरा भी संदेश, मेरे गुरु का संदेश मेरा संदेश है। मेरे गुरु का विजन, मेरे गुरु का विजन अब मेरा है, जो हम सब पिरामिड मास्टर्स का है। हम सब मिलकर इसे पूरा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रिंकू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सरल भाषा में इतना कुछ आप दे गई हम सबको, उसके लिए एक बार कहने से आपका फिर नमन करना चाहूंगी। आपको भी नमन है राधिका जी, और सारे पिरामिड पीएमसी हिंदी वालों को, हर एक मेंबर्स को नमन है जो मुझे आप लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी दी आज। मैं धन्य हूँ, मैं ब्लेस्ड हुई कि मुझे मौका मिला आप सबके सामने अपने अनुभव को रखने का, अपने अनुभव को बांटने का। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।
हर एक पिरामिड मास्टर्स को धन्यवाद, हर एक मास्टर्स को धन्यवाद, सबको धन्यवाद, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज मैं अंत में और जरूर शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि अब मैं सिर्फ रिंकू गुप्ता नहीं, यहाँ मैं रिंकू गुप्ता बन के नहीं आई हूँ। इंडिविजुअली मैं रिंकू गुप्ता ज़रूर हूँ, बट मैं कोलकाता पीएचडी टीम बनकर आई हूँ यहाँ पर। हम एक टीम होकर काम करते हैं, एकजुट होकर काम करते हैं, एकत्रित होकर काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारी इंडिविजुअलिटी मैटर नहीं करती कि मैं कौन हूँ। यहाँ मैटर करता है आई से वी, हम कैसे बने और वी बनकर रहे, हम बनकर रहे और हम बनकर काम करें। एकता की भावना, वननेस इसी को कहते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मेरी कोलकाता पीएचडी टीम की तरफ से मैं सभी को नमन करती हूँ और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, आप यूं ही देखते रहें पीएमसी हिंदी चैनल, हमें सहयोग देते रहिए। पीएमसी हिंदी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आत्मा की यात्रा यूं ही आपके लिए नई नई कहानियाँ, वास्तविक कहानियाँ, परिवर्तनशील कहानियाँ लेके आता रहेगा। धन्यवाद।